हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज हम एनडीए 2021 मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फिजिक्स में किस एंगल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस किस वैरायटी के पेपर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि एनडीए के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक से दो मर्ज होके आ रहे हैं और उनके जो पूछने का तरीका है वो बड़ा ही स्टाइलिश है। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन हमें आएगा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल इसका मुझे आंसर आता है, बट उसका जो आंसर होगा वो दो से ज्यादा क्या होगा, मतलब मिसमैच करेगा और मिक्स होगा। कहने का मतलब है वो लाइनिंग की फॉर्म में होगा और दो स्टेटमेंट को कॉम्बो करके मर्ज करके बनाया गया क्वेश्चन का ऑप्शंस होगा। तो इसको सावधानी से करने का एक ही तरीका है कि हम क्या करें, हर एक ऑप्शन को सही ढंग से पढ़ेंगे और हर एक स्टेटमेंट को सही ढंग से उसको चेक करेंगे कि क्या ये उस क्वेश्चन के संदर्भ में सत्य बात कह रहा है। तो बिल्कुल हमें उसी थ्योरी से चलना है और शुरू करते हैं हम एनडीए 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिजिक्स। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से बहुत ही इजी गोइंग है, बहुत ही इजी। और ये क्वेश्चन मित्रों मैं देख रहा हूं कि ये क्वेश्चन 2017 में भी आया, 2017 में भी पूछा गया है और 2018 में भी पूछा गया है और वापस 2021 में वापस आया है। तो इट मीन्स ये तो क्लियर है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगर आपको बिलीव ना हो रहा हो तो आप पिछले हमारे जो वीडियोस है उसके अंदर देख सकते हैं, उस मॉडल पेपर के अपने डिस्कशन में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बट पूछने का एंगल अलग अलग था। कैसे था? अब इसमें क्वेश्चन अलग ढंग से पूछा गया है और 18 में अलग है, 17 में अलग है। चेक करते हैं। प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। लाइट ईयर इज द यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतराल का मतलब होता है मित्रों टाइम डिफरेंस या समय। तो क्या ये समय अंतराल मापने की इकाई है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज टाइम इंटरवल। प्रकाश वर्ष की तीव्रता मापने का मात्रक है। तो क्या ये लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करेगा? तो मित्रों मैं कहना चाहूंगा द लाइट ईयर इज द लार्जेस्ट, अपन कहेंगे वेरी लार्ज यूनिट ऑफ द लार्ज डिस्टेंस। तो वृहद दूरियों के मापने का एक मात्रक है। हालांकि हम इसे लार्जेस्ट का दर्जा नहीं दे सकते, लार्जेस्ट यूनिट होती है पारसेक। क्लियर? तो हम कहेंगे केवल और केवल ऑप्शन 1 सही है। टाइम डिफरेंस इसमें नहीं मापा जाएगा, इंटेंसिटी भी नहीं मापी जाएगी। इंटेंसिटी जो मापी जाती हैं वो फोटोमीटर, हम कहेंगे फोटोमीटर डिवाइस के थ्रू मापी जाएगी। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है राइट ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कौन सा मिलेगा हमें? ओनली एंड ओनली 1। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियों को मापने का यूनिट है। Its unit for measuring the large distances। वायुमंडलीय दाब पर जल के घनत्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? Which one of the following regarding density of the water at atmospheric pressure is correct? वायुमंडलीय दाब के ऊपर जल के घनत्व के बारे में। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि थर्मल एक्सपांसन हमने डिस्कस किया, ऊष्मीय प्रसार हमने पढ़ा कि प्रकृति में कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस है वो ऊष्मा गेन करके क्या करता है, अपने डायमेंशंस को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। जैसे लंबाई बढ़ती है, क्षेत्रफल बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। परंतु हम जानते हैं प्लास्टिक और वाटर, रबड़ और वाटर, मतलब हम कहेंगे ये दोनों के दोनों ऐसे अपवाद होते हैं जिन्हें हीट देने पर, ऊष्मा देने पर ये अपने साइज, अपने डायमेंशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो वाटर एक एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड से डेंसिटी बढ़ना शुरू होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रो क्या होता है, मैक्सिमम। तो पहले बताइए ये ऑप्शन कौन कौन सा है? और दूसरी बात मैं कह दूं, रो ऑफ वाटर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, 10³ kg/m³ 1000 होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व 1000 kg/m³ है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री
4 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, बिल्कुल करेक्ट। तो दूसरे रॉन्ग क्यों है, चेक कर लेते। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 पॉसिबल है, कभी नहीं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 100 है मित्रों, गलत है यहाँ पे, ये भी गलत है। 0 डिग्री पे 100 नहीं होगा, सेम टू सेम तो नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा सा स्पेल मिस्टेक है, 100 kg पर मीटर क्यूब है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कहेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व इंग्लिश में लिखा हुआ है 10 kg पर मीटर क्यूब होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री कितना है, 10 kg पर मीटर क्यूब। तो हमें राइट ऑप्शन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ए। यहाँ पे अपन इंग्लिश वाला चूज कर सकते हैं मित्रों, 100 लिखा हुआ वैल्यू, इसका मतलब ये गलत है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। हम कहेंगे ये कहाँ पे बात हो रही है, सॉरी कहाँ पे बात हो रही है, ये बात हो रही है 0 से 4 डिग्री पे। हम कहेंगे 0 डिग्री पर तो मिनिमम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व मैक्सिमम हो जाता है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है, क्या क्लियर है? याद रखना 0 पे मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, 0 पे बढ़ना शुरू होता है, इंक्रीज होना शुरू होता है और वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू होता है। तो 4 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और वॉल्यूम क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो हमें ये याद रखना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व 1000 होता है, बाकी ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। राइट ऑप्शन इज द ए। भौतिक परिघटना और उसके खोजकर्ता के संबंध में कौन सा युग्म सही है, हमें बताना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना, सही उत्तर चुनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फिजिकल फिनोमिना एंड डिस्कवर्ड इज आर करेक्टली मैच्ड। पहला कह रहा है जेम्स चैडविक। अब जेम्स चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन की खोजकर्ता माना जाता है। किसकी? इन्होंने न्यूट्रॉन को खोज किया था, डिस्कवर किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की थी। इसका मतलब मैडम क्यूरी का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और ये दोनों के दोनों स्वैप हो रखे हैं, जो कि क्या है, गलत है। राइट ऑप्शन मैं कहूंगा ओनली एंड ओनली 3। एलईडी एक अर्धचालक युक्ति है, निम्न में से ये किसका संक्षिप्त रूप है? एलईडी अ सेमीकंडक्टर डिवाइस इज एन एब्रिविएशन दैट स्टैंड्स फॉर लाइसेंस फॉर एनर्जी डिटेक्टर, लाइट एनर्जी डिवाइस, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट एनर्जी डिटेक्टर। देखिए जरा, तो अगर मैं कहूं एलईडी, तो एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। अगर कुल मिला के बात करें तो ये क्या है, इट इज द पीएन जंक्शन डायोड। ये पीएन जंक्शन डायोड है जो पी प्रकार के और एन प्रकार के सेमीकंडक्टर जो टाइप्स के अर्धचालक है, इनको जोड़ने पर मिलता है। तो ये जो लाइट इमिटिंग डायोड है, इसको किस बायसिंग में काम करेंगे या किस में कनेक्ट करेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग में, याद रखना, फॉरवर्ड बायसिंग में। और एलईडी का अगर सिंबल देखें तो ये सिंबल कुछ इस तरह का होता है, आपने पढ़ा होगा। ये एलईडी कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है भाई? ये एलईडी लाइट एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैं कहूंगा लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है? तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि इसमें करंट जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी और इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम कहेंगे राइट आंसर है हमारे पास सी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये गलत है, ए बी डी, सी इज द करेक्ट। घर्षण बल एक संस्पर्शीय बल है, जबकि चुंबकीय बल एक असंस्पर्शी बल है, ये कथन है। द स्टेटमेंट द फ्रिक्शन फोर्स इज द कॉन्टैक्ट फोर्स वाइल मैग्नेटिक फोर्स इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या ये हमेशा सत्य है, सर्वदा सही है, केवल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही सही है? एक गलत कथन है, अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये कह रहा है सही है अथवा गलत है, ये परिवेश के तापमान पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है सराउंडिंग के। तो देखिए, घर्षण बल की अगर बात करें मित्रों, तो ये m मास का एक ऑब्जेक्ट है और जब ये इसके ऊपर फोर्स F अप्लाइड होता है
तो फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्पर्श रेखीय दिशा में लगता है। जो रिटार्डिंग फोर्स होता है इसके मोशन को क्या करता है, रिटार्ड करता है, गति को कम करता है। ठीक है, पर ये तो हम श्योर समझ गए कि ये क्या है, संपर्कित बल है, संपर्क करने वाला बल है। अगर मैं चुंबकीय बल कहूं तो चुंबकीय बल N और S होता है, इन दोनों ध्रुवों के बीच में लगने वाला जो बल होता है उसे अपन क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। तो ये कह रहा है कि क्या ये हमेशा अस्पर्शी बल है, इन दोनों का संपर्क में आना कोई आवश्यक नहीं है, बिल्कुल कोई आवश्यक नहीं है, इन दोनों का संपर्क होना जरूरी नहीं है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इतनी अत्यधिक दूरी पर होने के बावजूद एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्वदा अस्पर्शी बल है और वो सर्वदा सस्पर्शी बल है, वो कांटेक्ट फोर्स है और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं। तो हमें इस बात को पूरी तरह से सत्य मानना है कि इट इज द ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सत्य होगा। राइट आंसर इज द ए। तो नेक्स्ट बताएं मित्रों, ये क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा न्यूनतम संभव तापमान है। मित्रों इतने इजी प्रश्न आए हैं, ऐसा लगता है कि अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट संभाल लो अपना तो जाहिर है कि आपको एक भी प्रश्न आपके दिलो दिमाग से स्किप हो जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरा उद्देश्य इन प्रश्नों को आपके सम्मुख रखना ही नहीं है, मेरा उद्देश्य यह भी प्रूव करना है कि अगर आप फिजिक्स को बेसिक से एक बार समझ लेते हो तो ये सारी बातें बेसिक्स में होती है। जैसे थर्मल वाला चैप्टर तो उसमें इजी गोइंग आएगा। तो कौन सा न्यूनतम संभाव्य तापमान है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। तो देखिए लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर मैं कहूंगा न्यूनतम संभव तापमान है 0 केल्विन। ओके, अगर मैं इसे सेंटीग्रेड में बदलूंगा तो 0 - 273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बताओ -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये केल्विन 0 केल्विन के ऊपर जो है हम कहेंगे ये जो तापमान है सामान्यतः वस्तुओं द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, तो ये सबसे लोवेस्ट है, हम कहेंगे सबसे लोवेस्ट। अगर इसको सेंटीग्रेड में बदलूंगा कितना आएगा, -273। तो राइट आंसर इज द डी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह दिया, गलत हो गया, गलत है। राइट आंसर है डी, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी प्रश्न, कई बार पढ़ चुके हैं अपन। एक फ़ारेनहाइट ताप और दूसरा सेल्सियस ताप, दोनों तापमापियों में संख्यतः किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक होगा। न्यूमेरिकली 2 थर्मोमीटर है, वन है फ़ारेनहाइट अनदर है सेल्सियस, शैल रीड द सेम टेम्परेचर। सबके पढ़ा हुआ है, सबके पढ़ा हुआ है, इट इज द वेरी कॉमन क्वेश्चन, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर तो 40 डिग्री। अब कैसे आता है मित्रों, C-0/100 मैं कहूंगा F-32/180, F-32 मैं कहूंगा 180। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास क्या मिलेगा, बच ये हो जाएगा 18C बराबर 10F -320। तो 18C बराबर है -10C बराबर माइनस के 320 बराबर बोला है ना, कोई भी ले लो, भले यहाँ F रख दो, तो हो जाएगा मेरे पास 8C बराबर माइनस के 320 डिग्री, C बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर कौन सा है मेरे पास, A -40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या इतना आ गया, क्लियर है ये। तो ये ऑप्शंस यहाँ पॉसिबल नहीं है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्न में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों ऑप्टिक्स का प्रश्न है ये, और ऑप्टिक्स के जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3, तो 2 क्वेश्चन इस बार भी आए हुए हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर में ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द ग्रीन, क्या बोला है इसमें, हरा और लाल है, तो ग्रीन और क्या बोला है, रेड कलर, ग्रीन और लाल कलर को मिलाने से कौन सा कलर हमें मिलेगा, ये बात हमें बतानी है। तो सुनिएगा, अगर आपने ये ट्रायंगुलर रूल पढ़ा है, पहली बात मैं बता दूं, RGB लाल, ग्रीन और ब्लू नीला, ये प्राइमरी कलर होते हैं। कैसे होते हैं, इन्हें प्राथमिक रंग कहा जाता है, और इन प्राथमिक रंगों को लेकर आप अन्य रंग भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राइमरी कलर को लेकर डिफरेंट कलर आप यूज कर सकते हैं। अब व्हाइट मिलता है, यहाँ पे देखना है, इधर होता है हरा, इधर होता है नीला, इधर होता है मित्रों लाल। ओके, तो हरा और लाल जब मिलता है तो कौन सा कलर मिलता है हमें, पीला। ओके,
और नीला और लाल मिलता है तो हमें कौन सा मिलता है, मैजेंटा। क्लियर। और हरा और नीला होता है वो मिलता है तो हमें कौन सा मिलता, मोर पंख। क्लियर। हरा और नीला अगर मिलेगा तो वो मिलेगा हमें मोर पंख क्यान, जिसे अपन CYAN कहते हैं। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी, हमें अभी बोला है हरे और लाल रंगों से मिलकर कौन सा रंग मिलेगा, तो हरे और लाल रंगों से मिलकर पीला मिलेगा। मैजेंटा कब मिलेगा, याद रखिएगा। सफेद कब मिलता है मित्रों, जब नीला और पीला मिलेगा। हरा और मैजेंटा सफेद देगा, लाल और मोर पंख सफेद देगा। ये रूल आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी राइट आंसर है हमारे पास पीला। निम्न में से प्रकाश, ओहो, प्राथमिक रंग अभी पढ़ाया मित्रों, अभी पढ़ाया। RGB प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। नीला कहाँ है, पीला आ गया, गलत। पीला आ गया, गलत। जामुनी आ गया, गलत। इंडिगो नहीं आएगा। नीला, लाल और हरा RGB है मेरे पास। RGB राइट आंसर इज द बी, प्राइमरी कलर ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं वो है द इमेज वी सी इन द प्लेन मिरर इज, बताना है। समतल दर्पण में जो हम प्रतिबिंब देखते हैं वो होता है क्या, वास्तविक होता है और इसलिए उसकी फोटो खींची जा सकती है। समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं मित्रों, कभी नहीं, ये गलत है। समतल दर्पण में इमेज बनेगा, प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल बनेगा और पार्शियली वो क्या होते हैं, इरेक्ट होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं। तो मैं कहूंगा आभासी होता है, आभासी होता है। बिंब की तुलना में अधिक निकट होता है, नहीं, बिंब की तुलना में निकट नहीं होगा। वर्चुअल नियर देन ऑब्जेक्ट नहीं, बिंब की तुलना में निकट नहीं होगा। जितनी दूरी पर बिंब है, ऑब्जेक्ट है, उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनता है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। आभासी होता है, पार्श्व तो उल्टा होता है, ये बिल्कुल सही है। वर्चुअल है, लेटरली क्या है, इन्वर्टेड है, बिल्कुल सही। वास्तविक होता है किंतु उसकी फोटो नहीं खींची जा सकती। कहने का मतलब क्या है, रियल है बट कैन नॉट बी फोटोग्राफ्ड। तो रियल तो कभी बन ही नहीं सकता। राइट आंसर कौन सा मिलेगा हमें, सी, आभासी, पार्श्व तो उल्टा। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी न्यू कार्टेशियन सिस्टम के अनुसार यह सूत्र बोला गया है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के संबंध में कौन सा सही है, जहां प्रतीकों को आप अपने सामान्य अर्थ में लेवे। क्या मतलब है इसका, इसका मीनिंग ये है, देखें, according to new Cartesian sign convention which one of the following is correct in respect to formula 1/f 1/v plus 1/u where symbol have their usual meaning, मतलब सामान्य अर्थ है। f का मतलब फोकल लेंथ, v का मतलब इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिंब की दूरी। ओके, यस। तो ये कह रहा है सामान्य अर्थ में लेने हैं। तो पहला कह रहा है ये केवल दर्पणों के लिए लागू होता है, बिल्कुल, इसे दर्पण सूत्री तो कहा जाता है। इट इज द मिरर फॉर्मूला, ये दर्पण सूत्री तो है। ये गोलीय लेंसों पर भी लागू होगा, नहीं मित्रों। अगर लेंस सूत्र की बात करेंगे तो 1/v माइनस 1/u होगा, ये गलत है। ये गोलीय दर्पण के साथ साथ गोलीय लेंस पर नहीं, ये नहीं होगा, नहीं होगा। मैं कहूंगा इट्स अप्लाइज ओनली स्पेरिकल मिरर, करेक्ट। अप्लाई स्पेरिकल लेंस, नहीं, अप्लाइज स्पेरिकल मिरर एज वेल एज स्पेरिकल लेंस, गलत है। इट इज द इनवैलिड फॉर्मूला, इनवैलिड कैसे, वैलिड है, बिल्कुल, इसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। तो राइट आंसर है ओनली एंड ओनली ए, ये केवल दर्पणों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिजली के बल्ब का तंतु है 10 मिनट के लिए 1 एम्पियर की धारा खींच रहा है। परिपथ में से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा कितनी है। A current of the 1 ampere is drawn by the filament of an electric bulb for 10 minutes. The amount of electric charges that flows through the circuit is, बताइए क्या होगा, क्या होगा। तो मुझे आवेश बताना है, Q बराबर I इंटू टी, तो हो गया मेरे पास I हो गया 1, T हो गया 10 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलूंगा 60, कितना हो गया मेरे पास 600 कूलम। राइट आंसर है सी, सी इज द करेक्ट, 600 कूलम।
निम्न में से कौन सा सूत्र शक्ति को नहीं दर्शाता, पावर को? विच वन ऑफ द फॉर्मूला डजंट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न आया था मित्रों, P बराबर होता है VI। अगर V की जगह IR पुट करोगे तो मिलेगा I स्क्वायर R, और VI वापिस लेवें और I की जगह V बाई अगर R पुट कर दूं तो हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये होता है, I स्क्वायर R होता है, ये होता है, ये होता है, बट ये नहीं होगा। IR स्क्वायर पावर का फॉर्मूला नहीं है मित्रों। राइट आंसर है हमारे पास B, IR स्क्वायर। पुनरावृत परावर्तनों के कारण किसी बड़े हॉल में सृजित की गई ध्वनि बनी रहती हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? द साउंड क्रिएटेड इन द बिग हॉल परसिस्ट बिकॉज ऑफ द रिपीटेड रिफ्लेक्शंस द फिनोमिना इज कॉल्ड। क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि जो सिनेमा हॉल होते हैं या ये हमारा जो स्टूडियो है, अगर आप इसमें गौर फरमाओगे तो इसमें क्या हो रहा है मित्रों, हमारी जो ध्वनि है वो सिर्फ आपको सुनाई दे रही है, जो साउंड प्रोपोगेट हो रहा है वो आपके कानों में सुनाई दे रहा है। इस साउंड को इस तरह के मैनर में समायोजित करने के लिए यहाँ पे जो दीवारें हैं उनको इसी हिसाब से, इसी के अकॉर्डिंग ढाला गया है। कहने का मतलब है साउंड का इको ना हो, प्रतिध्वनि ना आए, टकरा के साउंड वापस हमारे कानों में ना आए, इसके लिए क्या किया जाता है, उस साउंड को उस दीवार के अंदर इस तरह से सुराख बनाए जाते हैं ताकि वो साउंड को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, अवशोषित कर सके, जिसे कहा जाता है अनुरणन, रेवरिब्रेशन। तो कहने का मतलब है वहां पे दीवारों के अंदर क्या करते, रेवरिब्रेशन, अनुरणन कहते हैं, जिससे प्रतिध्वनि को रोक दिया जाता है। और विक्षेपण, डिस्पर्जन का मतलब होता है मित्रों, डिस्पर्जन का मतलब वर्ण विक्षेपण अपन पढ़ते हैं, जिसमें प्रकाश किरण क्या होती हैं, भिन्न भिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है, जो प्रिज्म में होता है। अपवर्तन आप जानते हैं, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन। और विवर्तन का मतलब ही होता है प्रकाश पुंज का ज्यामिति छाया में फैल जाना। डाइवर्जन ऑफ द लाइट रेज इन द ज्योमेट्रिकल रीजन इज कॉल्ड एज द डिफ्रैक्शन। तो राइट आंसर है अनुरणन। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? When light is scattered by a molecule and the frequency of the scattered light is changed, phenomena is called। देखो, ये कह रहा अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो रहा है, इसका मतलब है ये प्रकीर्णन से संबंधित। प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रकीर्णन से संबंधित जो है वो दो साइंटिस्ट लोगों का बड़ा ही अपने आप में बोलबाला है। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टाइन का है, जो रिलेट नहीं करता स्कैटरिंग से, और रदरफोर्ड प्रकीर्णन अल्फा स्कैटरिंग मॉडल से रिलेटिव है, इसका भी यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। रही बात रेले प्रकीर्णन, तो ये बिल्कुल सही है, प्रकीर्णन से संबंधित है, पर इसका नियम है कि इंटेंसिटी जो है वो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेले महोदय जो डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसका करते हैं, इंटेंसिटी का। फ्रीक्वेंसी की चर्चा वो भी नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है लाइट की इंटेंसिटी वेवलेंथ की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं आई। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है किसके अंदर, रमन प्रभाव में। रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट ये कहता है कि मेटेलिक सरफेस पे जब अपन किसी फोटोन को इंसिडेंट कराते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट एनर्जी से बाहर निकलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रमन इफेक्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी का डिस्क्रिप्शन देता है, और वो ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में स्कैटरिंग होने पर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती, जबकि रेले महोदय इंटेंसिटी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात कौन कर रहे, रमन जी। तो रमन इफेक्ट बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट बताएं, एक कांच का प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त कर रहा है। इस परिघटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्जन कहा जाता है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो जरा देखें, A glass prism split white light into different color. This phenomena is called dispersion of the light by prism. Which one of the following statement is correct? बताना है। Red light will deviate the most and it is because of the reflection of the light.
violet light will deviate most if it is because the refraction of the light. Red light will deviate the most because of the refraction of the light. पहली बात मैं ये बता दूं कि यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण लाल प्रकाश का सर्वाधिक विचलन होता नहीं मित्रों। सबसे ज्यादा विचलन कौन होता है? बैंगनी का। सबसे कम होता है रेड का। तो सबसे कम डेविएट होने वाली है रेड लाइट और सबसे कम ज्यादा डेविएट होने वाली है बैंगनी वॉयलेट लाइट। ऐसा होता है बाय दिस फॉर्मूला ए म्यू माइनस 1 न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के कॉन्सेप्ट से। तो पहली बात, इसने ये शब्द ही गलत दे दिया। परावर्तन यहाँ पे सही भी नहीं है, रिफ्लेक्शन यहाँ पे करेक्ट भी नहीं है। रेड लाइट विल डेविएट द मोस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज द रॉन्ग आंसर। प्रकाश के अपवर्तन के कारण बैंगनी प्रकाश का सर्वाधिक विचलन होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। बिल्कुल सही आंसर है, ये रिफ्रैक्शन के कारण ही हो रहा है। बैंगनी कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है बाय द रिफ्रैक्शन। बिल्कुल राइट आंसर बी है। सी क्यों गलत है? कि ये कह रहा प्रकाश के अपवर्तन के कारण लाल प्रकाश का सर्वाधिक विचलन होगा। अपवर्तन के कारण लाल का थोड़ी होगा, बैंगनी का होगा, वॉयलेट का होगा। प्रकाश के परावर्तन के कारण बैंगनी प्रकाश का सर्वाधिक विचलन होगा, ये और गलत दे दिया। रिफ्लेक्शन के कारण नहीं, रिफ्रैक्शन के कारण होगा। तो राइट आंसर जो है वो है हमारा बी। तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू, बताना है। तारों के प्रकाश की विशिष्ट आवृत्तियों के कारण, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टार लाइट। महासागर की सतह से तारों के प्रकाश के परावर्तन के कारण, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्टार लाइट। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो मित्रों, तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर, क्रोमोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में से निकलता है, तो उसमें क्या होता है? डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण लाइट रे का डिफरेंट पाथ में क्या हो जाता है? डेविएशन हो जाता है। डेविएशन होने के कारण जब वो हमारी आंखों पे आती हैं तो वो ऐसे डेविएट होती हुई डिफरेंट पाथ से आती हैं। इस वजह से वो हमें हिलती हुई दिखाई देती। तो हम ऐसा देखते कि तारे टिमटिमा रहे हैं। नहीं, तारे नहीं टिमटिमा रहे हैं, जबकि जो लाइट रे हैं वो डिफरेंट पाथ से डेविएट हुई है। इस वजह से हमें क्या दिखाई दे रहा है? तारे टिमटिमा रहे हैं। तो राइट आंसर है तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। शी इज द करेक्ट, राइट ऑप्शन इज द सी। यहां चुंबकीय क्षेत्र का कोई रोल नहीं है तारों के टिमटिमाने में। हाँ, अन्य कई घटनाएं इसके ऊपर आधारित है। महासागर की सतह से तारों के प्रकाश के परावर्तन के कारण, तो मित्रों उसके अंदर क्या होता है? कोई सतह का चमकीला दिखाई देना जरूर संभव हो सकता है, पर टिमटिमाना यहां इसके ऊपर आधारित नहीं, भी गलत है। विशिष्ट आवृत्तियां नहीं है, विशिष्ट आवृत्तियां नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की आवृत्ति इकाई यूनिट नहीं हो सकती? कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी की इसमें से यूनिट नहीं हो सकती। तो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, सेकंड इनवर्स होता है, मिनट इनवर्स होता है, पर जो डीबी है, डीबी को हम कहेंगे डेसिबल। क्या कहेंगे? डेसिबल। डेसिबल को कहा जाता है प्रबलता, लाउडनेस। ये किसका यूनिट है? प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता का यूनिट है, लाउडनेस का यूनिट है। तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं, ये प्रबलता का यूनिट माना जाएगा। राइट आंसर इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, क्या कह रहा है। चलो आगे, कि किसी वायु कांच परिसीमा पर प्रकाश तरंगे आपतित होती हैं। ओके, कुछ प्रकाश तरंगे परावर्तित भी होती हैं और कुछ कांच में अपवर्तित होती हैं। आपतित तरंग और अपवर्तित तरंग के लिए कौन सा गुण धर्म एक समान है? कुल मिला के मित्रों ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सुनना है, समझना है। Light wave are incident on the air glass boundary. Some of the light wave are reflected and some are the refracted.
मतलब ये कह रहा है परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाएं हो रही है इन द ग्लास विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेम इंसिडेंट वेव एंड रिफ्रैक्टेड वेव, मतलब आपतित तरंग और परावर्तित तरंग का कौन सा गुण धर्म समान रहेगा। तो इन दोनों ही घटनाओं में एक ही क्वांटिटी फिक्स रहती है और वो है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। कहां पर है? राइट आंसर इज द डी। देखो चाल बदलती है क्योंकि हर माध्यम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है तो स्पीड तो चेंज होगी, तो ये तो गलत है। ब्राइटनेस भी चेंज होगी क्योंकि ब्राइटनेस जो है डेविएशन म्यू के ऊपर ही डिपेंड करेगा, और दिशा तो चेंज होगी मित्रों। कई रास्तों से वो अपने अपने रास्ते से क्या होगी, पथ से भटकती हैं, डाइवर्ट होती हैं, डेविएट होती हैं, तो दिशा भी चेंज होती हैं। एक ही क्वांटिटी फिक्स रहेगी और वो है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। किसी सरल लोलक या सरल आवर्त दोलक के लिए कौन सा कथन सही है, बताना है कौन सा कथन सही है। कार्य बल तथा माध्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती समान दिशा में है। कार्यकारी बल माध्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती विपरीत दिशा में, करेक्ट कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। दोलक का त्वरण स्थिर होता है, दोलक का वेग आवृत्ति नहीं होता है। तो सुनिए मित्रों, पहली बात अगर मैं इस दोलक की बात करूं तो इसका जो भार है वो mg नीचे की तरफ है और जो बल लग रहा है वो ऊपर की तरफ होता है। तो मैं कहूंगा जो F होता है वो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, F बराबर होता है माइनस kx। तो मैं कहूंगा कार्यकारी बल माध्य स्थिति से विस्थापन के क्या है, अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट है क्या, विपरीत दिशा में। बिल्कुल, अगर विस्थापन ऐसे होगा, या मैं अगर इसकी बात कहूं, अगर ये विस्थापन ऐसे होगा तो F इधर लगेगा, इसमें विस्थापन ऐसे जाएगा, ये थीटा एंगल पे, तो टाउ ऐसे लगेगा। है तो दोनों ही आवर्त गति, सरल आवर्त गति है, एक कोणीय है, एक रेखीय है। तो यहां हमें रेखीय गति की बात करनी है कि बल लगता है पर विस्थापन ऐसे हो रहा, बल ऐसे लगेगा। तो हम कहेंगे कार्यकारी जो बल है माध्य स्थिति से विस्थापन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। हम कहेंगे फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब बी इज द करेक्ट। अब ये कह रहा है समान दिशा में, समान दिशा में नहीं है। अगर विस्थापन ऐसे हो रहा है तो बल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑसिलेटर इज कांस्टेंट, नहीं मित्रों, एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, कांस्टेंट कहां से आया। दूसरी बात, वेलोसिटी ऑफ एन ऑसिलेटर इज नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक नहीं मित्रों, पीरियोडिक है, पीरियोडिक है। कैसे, v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अगर इस कर्व के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कॉस ओमेगा टी का जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह से चेंज होगा। तो जाहिर सी बात है ये आवर्त रूप से चेंज हो रहा है, तो बिल्कुल हमारे पास राइट आंसर मिलेगा बी। यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतन कोण पर प्रवेश करती है तो वह, इफ अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एट जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट वुड बी, क्या होगा, क्या होगा, वापिस परावर्तित होगी, इट्स रिफ्लेक्ट बैक, सीधी जाएगी, दाईं ओर मुड़ेगी या 45 पे मुड़ेगी, बताना है आपको। तो हमें बोला गया है कि एक प्रकाश किरण है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, मान लो विरल से सघन आ रही है, ये प्रकाश किरण यहाँ आ रही है जीरो आपतन कोण पे, अभिलंब के साथ जीरो एंगल बना रही है। तो जब I बराबर जीरो है मित्रों तो जाहिर सी बात है 1 म्यू टू बट्टे म्यू 1 बराबर क्या होता है, स्नेल का नियम, साइन I बट्टे साइन R। तो मैं कहूंगा म्यू टू बट्टे म्यू 1 बराबर क्या हो जाएगा, I बाई R। तो जरा बताइए, अगर I जीरो है तो मैं कहूंगा म्यू टू बट्टे म्यू 1 बराबर क्या हो जाए, ये म्यू टू R कह दूं, ऐसे कह दूं, ये हो जाएगा म्यू टू R बराबर म्यू 1 I। तो अगर ये I जीरो है तो ये पूरी वैल्यू जीरो, तो R बराबर भी जीरो आएगा कि नहीं आएगा। अब म्यू टू और म्यू 1 कोई जीरो हो नहीं सकते क्योंकि वो तो मीडियम को डिनोट करने वाली प्रॉपर्टी है, वो तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कभी जीरो नहीं होती है, प्रॉपर्टी जीरो नहीं, कोई फिजिकल क्वांटिटी या अपन कह सकते हैं ये एंगल जीरो हो सकता है। तो मुझे बताओ, अगर I जीरो है, R भी जीरो है, तो किरण आई और सीधी चली गई, तो हम कहेंगे सीधी जाएगी। राइट आंसर है गो स्ट्रेट, बी इज द करेक्ट। बाचिड़ बाचिड़ बाचिड़, क्लियर है।
ये कह रहा है मरीचिका निम्न में से किसका दृष्टांत है? मिराज इज एन इलिस्ट्रेशन ऑफ। तो आप जानते हैं मित्रों, रेगिस्तान के अंदर गर्मियों में जो एक प्रकाश का भ्रम दिखाई देता है उसे मिराज कहते हैं, मृग मरीचिका कहते हैं। तो क्या ये केवल प्रकाश के विक्षेपण से, डिस्पर्जन से बनता है? नहीं बनता। कोई कलर थोड़ी करना है। रेनबो की अगर बात होती तो जरूर सही होता। केवल प्रकाश के अपवर्तन से बनता है। मृग मरीचिका अपवर्तन से चमकीली सतह, धरातल का चमकीला दिखाई देना सिर्फ अपवर्तन का रोल नहीं है मित्रों। तो ओनली रिफ्लेक्शन इसने दिया है, केवल नहीं है। केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य। लाइट आती है, टकरा के वापस लौट जाती, मतलब उस सतह को ये चमकीला शो करती है। तो सी इज द करेक्ट है। प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं, अपवर्तन नहीं होगा। मृग मरीचिका जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग है। तो यहां पे हम कहेंगे राइट ऑप्शन इज द सी। विस्पंद, बीट, एक ऐसी परिघटना है जो जब घटती है जब गुणावृत्ति तरंगों की आवृत्तियां, बीट्स इज द फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू हार्मोनिक वेव्स। बताइए जरा क्या होगा? क्या वो बराबर है, इक्वल? इक्वल में काफी अंतर है, फार अपार्ट, एक दूसरे की गुणज है, मल्टीप्लाइज ऑफ द ईच अदर, और लगभग समान है, नियरली सेम है। तो देखिए, अगर बीट की बात करें मित्रों तो विस्पंद ध्वनि तरंगों में होने वाली एक ऐसी घटना है जिसमें दो ध्वनि तरंगे, दो साउंड वेव ओवरलैप होती है, सुपर इम्पोज्ड होती है, और उनका रिजल्टेंट जो है वो मनुष्य के कानों में सुनाई देता है। तो कभी कभी होता है ना, बहुत तीव्र ध्वनि अधिक सुनाई देती, कभी मंद सुनाई देती है, कभी हमें बहुत ही धीमा या कम सुनाई देता, कभी तेज सुनाई देता, इसे बीट कहते हैं। तेज और कम, लाउड और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो अपन कहते हैं, इन दोनों का जो युग्म है, ये जो पेयर है, इसे बीट कहते हैं। बीट सुनने के लिए एक शर्त है कि दोनों बीट फ्रीक्वेंसी, जो बीट बन रहा है तो दो साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है डेल्टा एन, वो लिखी जाती है मित्रों n1 माइनस n2, और विस्पंद काल t बराबर होता है 1/डेल्टा n, 1/n1 माइनस n2। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन आवृत्तियों का अंतर कम से कम होना चाहिए। तो अगर विस्पंद सुनना है मनुष्य को तो हम कहेंगे ध्वनि संकेत अगर किसी मनुष्य के कानों पर रहता है तो वो सिर्फ 1/10 सेकंड तक रहता है। 0.1 सेकंड तक ही मनुष्य के कान ध्वनि संकेत को सुनने में सेंसिबल होते हैं। तो जाहिर सी बात है, दो साउंड वेव का जो अंतर है वो लगभग मतलब कम होना चाहिए, या मैं कहूं इन आवृत्तियों की जो वैल्यू है वो बिल्कुल नियरली इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये n1 10 है, ये 8 हो जाए तो अंतर 2 आ जाएगा। कहने का मतलब है दोनों आवृत्तियों का अंतर 10 से कम, 10 से ज्यादा, या हम कहेंगे 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है मित्रों तो वो मनुष्य के कान बीट नहीं सुन पाएंगे। तो हम कहेंगे बराबर हो, बराबर होने से भी काम नहीं चलेगा। मैं काफी ज्यादा अंतर हो, नहीं। एक दूसरे की गुण जो, मतलब ये 10 है, ये 10 × 5 50, ऐसा नहीं होगा। लगभग समान हो। तो अगर नियरली इक्वल है तो मनुष्य के कान क्या सुनेंगे? बीट, विस्पंद सुनने के लिए कैपेबल होंगे। तो बताइए मित्रों, कैसे लगे आपको इस एनडीए 2021 का प्रीवियस ईयर या अपन कहें मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर? आशा करता हूं अब आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि एनडीए, नेवी और एयरफोर्स में कितना फर्क है। फर्क का मतलब है थोड़ा सा फर्क जरूर है, पर इसमें हमें थिंकिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। और फैक्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं वो आते तो हैं बट कम आते हैं। तो हमें यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन पावर, एनालिटिकल मोड अपने दिमाग में स्टेब्लिश करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन को एनालिसिस करेगा कि हाँ इसका स्टेटमेंट सर ने क्या पढ़ाया था, इसका आंसर क्या हो सकता है। इन सभी बातों को हमें सोचने की आवश्यकता होगी। क्लियर? तो मैं और मॉडल पेपर लेकर आऊंगा आपके सामने, बट इस पेपर से हमें यह अंदाजा लगाना है कि क्वेश्चंस को यहाँ पे समझ के और बिल्कुल एनालाइज करके आंसर ही देना पड़ेगा, तभी हमारे प्रश्न पत्र में सारे क्वेश्चन सही हो पाएंगे। ओके, तो फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे पर कम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पत्र के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।